मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस था जेएनयू का, ये बहुत बायसनेस होती है। हाँ, जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे ना, मैं उनके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो अगर आप भी पीएचडी का इंटरव्यू अभी हाल फिलहाल में देने वाले हैं या आपने फॉर्म्स फिल किए हुए हैं और आपका इंटरव्यू होने ही वाला है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए आप। मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का इंटरव्यू दिया था। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स मैंने की थी, जो कि मैं बताऊंगी अभी आगे वीडियो में, जो आपको नहीं करनी है डेफिनेटली। तो आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंस का आप यूज़ कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि आपको अपने पीएचडी इंटरव्यू में किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। जानेंगे क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में वही सारे सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम ले लेंगे एंड में, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे और जानेंगे रिसर्च प्रपोज़ल की कितनी अहमियत होती है, उसको कितना ज़्यादा पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रज्ञा साक्षी और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। और मैंने अपने पीएचडी का मैं जब एडमिशन लेने के लिए जा रही थी, तो मैंने भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका इंटरव्यू दिया था। और उस बेसिस पे मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, अगर आप फॉर्म डाले हैं, फॉर्म भरे हैं, कि एक रिसर्च प्रपोज़ल हमको बनाना होता है और वो रिसर्च प्रपोज़ल लेके हमको इंटरव्यू में जाना होता है। ठीक है, अगर मैं जेएनयू, डीयू और बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम इसमें बात करेंगे, तो होता क्या है कि सबसे पहले आप जाते हैं पीएचडी का इंटरव्यू के लिए। आप बैठते हैं, वेट करते हैं अपनी टर्न का। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पर साथ के साथ होता है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने होते हैं। और जब आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा तो उसमें भी आपके नोटिस में वो मेंशन्ड होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इंटरव्यू के साथ ही साथ हो जाता है। रही बात रिसर्च प्रपोज़ल की आपको कितनी कॉपीज़ लेके जानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 कॉपीज़ लेके जानी चाहिए अपने रिसर्च प्रपोज़ल की। तो आप कम से कम 2 से 3 कॉपीज़ अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अपने साथ लेके जाइए, दैट वुड बी एनफ। एक रूम होगा, उस रूम में चारों तरफ सारे प्रोफेसर्स आपके डिपार्टमेंट के बैठे होंगे और घुसते ही आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल मिलेगा कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है, अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इतना बड़ा पैनल देख के ही आप एकदम ज़्यादा नर्वस भी हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो वहाँ नर्वस नहीं होना है। जब मेरा जेएनयू का इंटरव्यू था, मुझे याद है कम से कम 15-20 लोग जेएनयू में पूरा इस तरीके से एक बेंच पड़ा हुआ था सीधे, और इधर सारे प्रोफेसर्स इधर, और एक जो मेन थे चेयर कर रहे थे पूरा पैनल को, वो बैठे हुए थे एकदम जस्ट सामने। सबके लैपटॉप्स खुले हुए थे, सबके मोबाइल्स फ़ोन में सबका खुला हुआ था, और हमारा रिसर्च प्रपोज़ल उनके पास पहले ही पहुंच जाता है। तो वो लोग पहले से ही मेरा रिसर्च प्रपोज़ल पढ़ रहे थे, यानी कि मैं इंटरव्यू देने एंटर हुई हूँ तो उनके पास मेरा प्रोफाइल, मेरा जो एप्लीकेशन है और मेरा जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उन सबके पास पहले से खुला हुआ था। तो यहाँ आप ये तो समझ गए होंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल, अगर मैं जेएनयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल वहाँ पे पढ़ा तो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल अच्छा होगा, आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया होगा, तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप बैठेंगे, ग्रीटिंग्स देंगे सबको, बैठेंगे चेयर पे, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अपना घर से आराम से, टिप नंबर 1 यही है, घर से आराम से अपना 2-3 मिनट का इंट्रो अपना तैयार करके जाइए कि आप जाएं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप वो दे दें आराम से। आपका नाम बताना है, उसमें आप कहाँ से आते हैं ये बताना है, अपना एजुकेशन बताना है, नेट है तो नेट, जेआरएफ है तो जेआरएफ, ये आपको उसमें अपने इंट्रो में बताना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वहाँ से सवाल आएगा आपसे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही आएगा, और वो पूछा जाएगा आपसे कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। वैसे सब लोग आपका रिसर्च प्रपोज़ल खोल के बैठे होगा। ये मैं डीयू और जेएनयू इन दोनों के बारे में बता रही हूँ, वहाँ पे ऐसा हुआ था। ठीक है, जब मैं इंटरव्यू देने गई तो ऑलरेडी मेरा प्रपोज़ल उनके पास पहुँच गया था पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आगे
कि आप अपने टॉपिक के बारे में बताइए। ठीक है, आपसे आपका टॉपिक पूछेंगे और बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, या सिंपली आपका टॉपिक भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर 2 जो है वो क्या है कि जो भी आपका टॉपिक है ना रिसर्च प्रपोजल का, कम से कम 3 से 4 मिनट का प्रेजेंटेशन उस पर रेडी करके ले जाइए। पीपीटी नहीं, आपको बोलना क्या है उसके बारे में 3-4 मिनट का बोलने का अपना मटेरियल रेडी करके लेके जाइए, ताकि अगर वहाँ पे आपके प्रपोजल एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप बिना रुके 3-4 मिनट कम से कम उसके बारे में बोल सकें। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसमें आपको क्लियरली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड उसका बताना है। बैकग्राउंड बताने के बाद, इंट्रो देने के बाद, आपको अपना रिसर्च क्वेश्चंस को अच्छे से बताना है कि ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बताना है, और आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, और उसके अंदर भी आप कौन से मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए जब पैनल में आपसे इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। और डेफिनेटली मैं आपको आगे बताऊंगी आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आप वाई डू यू वांट टू डू दिस रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, आप इसी टॉपिक पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जब आप अपना ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो उन्होंने बोला है कि आप बताइए अपने टॉपिक के बारे में, तो आप बिना रुके फ्लो में सब कुछ बता रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ये भी बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है, यानी कि रिसर्च गैप क्या गैप था जिसको फिल करने के लिए आप ये वाली रिसर्च करना चाह रहे हैं, इसी टॉपिक पर काम करना चाह रहे हैं, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद जो है, जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप बताएंगे पूरा कि ये मेरा टॉपिक है, आप बोल रहे हैं, तब आपके सामने फिर काउंटर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर एक और टिप ये है कि आपको रुकना नहीं है। जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं आता है आगे से, आपको रुकना नहीं है। अगर आपकी बात पूरी हो गई तो आप आराम से रुक जाइए, वरना आप थोड़ा और एक्सप्लेन करते रहिए, एक्सटेंड करते रहिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यूज़ में, और जनरली हर जगह यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाए होंगे तो उसमें आपने मेंशन किया होगा कि क्या क्या आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, आपको एकदम याद होने चाहिए कि ये मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप 4 से 5 अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बता दीजिए। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद अगला क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपके जो रिसर्च है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव होने वाली है, क्वांटिटेटिव होने वाली है, आप कौन से मेथड्स का यूज़ इसमें करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो मुझे लगता है शायद अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका बनेगा लिटरेचर रिव्यू पे। आपने जब प्रपोज़ल बनाया होगा तो 6-7 रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, ज़्यादा 10 पढ़े होंगे, 12 पढ़े होंगे, एक आध बुक को रेफ़र किया होगा, और आपने अपने रिसर्च प्रपोज़ल में ये लिटरेचर रिव्यू किया होगा। अब इस लिटरेचर रिव्यू में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या क्या लिटरेचर आपने पढ़ा है। मीडियम अगर हाँ, यहाँ पे मीडियम का भी सवाल आ सकता है कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तो डिपेंड आप पे करता है। अगर आप हिंदी में सवाल अगर जवाब दे रहे हैं तो हो सकता है कि पैनल आपसे फिर हिंदी में ही सवाल पूछेगा। वैसे डीयू अगर जेएनयू की बात करूँ तो वहाँ पे इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आप जवाब हिंदी में दे रहे हैं और आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो मुझे लगता है आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ही करिए। या तो हिंदी में बोल रहे हैं आप तो बहुत अच्छा बोलिए हिंदी में, अगर हिंदी आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप इंग्लिश में ही अपना तैयार कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आपसे पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश में ही आप उनका जवाब देंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो ये हो गया। हाँ, तो अभी हम लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे थे, तो लिटरेचर रिव्यू में आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि बताइए आपने क्या क्या लिटरेचर रिव्यू किया है। अब यहाँ आप अपना बताएंगे कि मैंने ये पेपर्स पढ़े हैं,
तो लाइन बाय लाइन आप बताते जाइए कि मैंने ये पेपर पढ़ा है, इस पेपर की फाइंडिंग ये थी, इस पेपर में मैंने ये पढ़ा, इस पेपर में मैंने ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा। तो ऐसे ज़्यादा नहीं, आप 3-4 कम से कम बता दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आपको पूछेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं आपको बताना है। 3-4 कम से कम अपने लिटरेचर रिव्यू के बारे में पढ़ के जाइए। और देखो JNU और DU की बात करूँ तो वहाँ पे और एडवांस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, जैसे आपने कोई बुक को रेफ़र किया है, आपने किसी बुक को डाला हुआ है अपने प्रपोज़ल में, उसका रिव्यू किया है, या आपने किसी पेपर का रिव्यू किया है, तो वहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पेपर आपने रिव्यू किया है, उस पेपर की क्या मेथोडोलॉजी थी। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आपने बुक अपने प्रपोज़ल में डाली हुई है, जो भी पेपर्स आपने प्रपोज़ल में डाले हुए हैं, तो उनकी आप एक बार मेथोडोलॉजी ज़रूर से देख के जाइए। AI पे डालिए, AI से पूछ लीजिए क्या क्या मेथोडोलॉजी है, तो AI भी आपको बता देगा। आपको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें नहीं करनी है। अब ये पूरा हो गया बेसिक, ठीक है। ये सवाल आपसे मेनली पूछे जाते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, और आपके लिटरेचर रिव्यू में से क्या क्या पूछा जाता है वो हमने डिस्कस अभी कर लिया है। अब ये था पूरा, ये तो मैंने आप सबको बता दिया कि ये सब पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इंटरव्यू दिया है वहाँ तो मुझसे ये पूछा गया है। अब ये सब हो गया। अब इसके अलावा आ जाते हैं। इसके अलावा आपसे सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आपके रिसर्च प्रपोज़ल से ही पूछें। अब यहाँ पे आप ये भी दिमाग में एकदम बिठा के जाइए कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आपके रिसर्च प्रपोज़ल से रिसर्च प्रपोज़ल में जो लिखा हुआ है उसी से पूछें। तो फिर क्या पूछ सकते हैं, फिर वो आपके टॉपिक से पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, मेरा टॉपिक था पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरविंद घोष के पॉलिटिकल थॉट पे मैंने प्रपोज़ल रेडी किया था। हालांकि अभी मेरा टॉपिक दूसरा है, लेकिन मैंने इस टॉपिक से भी मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू दिया है, DU वगैरह में इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया, वहाँ पे मुझसे कोई मेथोडोलॉजी नहीं पूछी, मेरे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछा। वहाँ पे मुझसे फिर उनके थॉट के बारे में सवाल किए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू कौन सी दिशा में जा रहा है, कैसे शुरुआत हो रही है उस चीज़ की। तो अगर प्रपोज़ल से ही शुरुआत हो रही है तो क्वेश्चंस प्रपोज़ल के अराउंड ही बनेंगे, और अगर टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, टॉपिक के बारे में अगर जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहा है, तो फिर टॉपिक से सवाल पूछेंगे। तो आप अपना पूरा वो दोनों चीज़ आप क्लियर करके जाइए। रिसर्च प्रपोज़ल आप बना रहे हैं तो सीरियसली बनाइए, उससे रिलेटेड सवाल आए तो आप दे दें, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सार्क के ऊपर बना रहे हैं, सार्क के रेलेवेंस पे आप बना रहे हैं, तो अब वहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि सार्क में क्या क्या, कौन से कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं, किस किस के बीच क्या राइवलरी चल रही है, किस किस के क्या रिलेशंस चल रहे हैं। सार्क के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। सार्क के अलावा और ऑर्गेनाइजेशन कैसी हैं, सार्क कैसे डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि कुल मिला के आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगी, वो जो कि मेरा JNU का एक्सपीरियंस था। मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस था JNU का, इतना ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था कि मैं जब सोचती हूँ तो मुझे अभी बड़ा दुख भी होता है, और मतलब थोड़ा ठीक है, सीखने को भी मिलता है ऐसी चीज़ों से। तो JNU का जो मेरा बहुत ख़राब इंटरव्यू गया था, ख़राब किस सेंस में गया था, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे ना, मैं उनके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा अपने टॉपिक में पढ़ के गई थी। मुझे ये था कि JNU में जाना है तो वहाँ पे मुझसे बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ पे मुझसे एकदम इन डेप्थ नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एकदम प्रपोज़ल से जितने भी टफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वो सब सोच के वो सब तैयार करके गई थी। लेकिन पता है जाते क्या हुआ, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, मुझसे कोई हार्ड क्वेश्चन, मुझसे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए ना कि मैं वो सिंपल क्वेश्चंस भूल गई। कभी कभार होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है बेसिक भूल जाते हैं। तो जो BA में हम पढ़ते हैं ना, BA में जो पढ़ा था हमने, वो BA वाले सिलेबस से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। और जैसे मैंने दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने अपना
जो है इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछ लिया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बताइए। अब मैं पूरा तैयार करके गई हूँ, जो भी जैसे मैंने बिम्स्टेक पे बनाया है तो मैं पूरा बिम्स्टेक का सोच के गई हूँ। मैं एंड मोमेंट तक मैं बिम्स्टेक का चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो सब चल रहा है। अब वो वहाँ पे मुझसे जाके पूछ रहे हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बताइए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बताइए। अब वो मैं ब्लैंक हूँ, वहाँ पे मुझे याद ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं पढ़ा है हमने, ये सब पढ़ा है, लेकिन जब एकदम बेसिक चीज़ पूछ जाते हैं वो बेसिक चीज़ हम भूल जाते हैं और पढ़ते पढ़ते हम ये सोचने लगते हैं ये तो नहीं पूछेंगे, ये वो तो दिमाग ही में नहीं था। तो डेफिनेशन पूछा, ऐसा नहीं है मैंने डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने उनको बताया डेफिनेशन, लेकिन उनको चाहिए था प्रॉपर किताब वाला डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी बुक पढ़ी है, एंड्रयू हेवर्ड पढ़ी है, या कोई भी आपने बेलिस स्मिथ पढ़ी है, आईआर की कोई बुक पढ़ी है, तो उनको प्रॉपर वो बुक वाला डेफिनेशन चाहिए था कि वो प्रॉपर डेफिनेशन बताओ। मैं उनको बता रही थी नॉर्मल वर्ड्स में, लेकिन उनको था कि आप नहीं, आप पूरा डेफिनेशन बताइए उसका। तो बताइए, इतना बेसिक पूछ लिया उन्होंने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिला के वहाँ पे इतने बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे कि मैं उन बेसिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं तो तैयार करके गई थी अपना रिसर्च प्रपोजल से, अपने हाई लेवल के क्वेश्चंस सोच के गई थी कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कौन से कंट्री का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्या है। मैं पूरा एकदम जो भी टफ़ से टफ़ क्वेश्चन होता है मैं वो सोच के उस तरीके से प्रिपेयर करके गई थी, जिससे कि सवाल पूछने की बारी ही नहीं आई। एकदम बेसिक पूछा गया, बेसिक मैं नहीं बता पाई और इसीलिए मेरा इंटरव्यू ख़राब भी हो गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आप जेएनयू में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप अपना बेसिक एकदम रिवाइज़ कर लीजिए भाई, बेसिक क्लियर करके जाइए। ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर बाद में लगता है कि अरे हमें पता था लेकिन हम नहीं बता पाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मेमोरी में वो चीज़ नहीं थी, हमारी मेमोरी में कुछ और ही चल रहा था, जिसके कारण हम वो चीज़ नहीं बता पाए। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एकदम बेसिक भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे ना सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं कि आपका बेसिक कैसा है, हाई, फिर वो बढ़ाते जाते हैं। अगर आप वहाँ आंसर दे रहे हैं ना तो आपको बढ़ाते जाएंगे। भाई जेएनयू में ना आधा घंटे, 1 घंटे तक इंटरव्यू चलता है पीएचडी का। वो एकदम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है ना, आधा घंटे तक आपका इंटरव्यू पहुँचेगा। मेरा भी 15-20 मिनट इंटरव्यू आराम से चला था, जबकि मेरा अच्छा भी नहीं था, फिर भी मेरा 15-20 मिनट चला था। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, पहला ही था मेरा वो इंटरव्यू, तो अच्छा भी नहीं गया था। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। यही मेरा एक्सपीरियंस भी था कि आपको बेसिक से लेके प्रपोज़ल भी आपको रेडी करना है। कुछ बेसिक चीज़ें, जिस फील्ड से भी आपका प्रपोज़ल है उस फील्ड की बेसिक चीज़ें, उस एरिया की बेसिक चीज़ें आप अपना रिवाइज़ करके जाइए। पता हम सबको होता है, लेकिन उस मोमेंट पे हम नहीं रिकॉल कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। इतने सारे लोग सामने होते हैं तो वैसे भी नर्वस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें पहले से रहेंगी ना, मैंने बता दिया है, तो पहले से अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में आपके रहेंगी तो आपको एकदम सरप्राइज़ नहीं मिल जाएगा कि क्या ही पूछ लिया। अब आपको पता है कि क्या क्या पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने जो भी टॉपिक लिया है उस टॉपिक का जो भी एरिया है उस एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको बेसिक पॉलिटिकल साइंस के, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के भी हैं, तो अपने सब्जेक्ट के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिस एरिया में आपका रिसर्च है उस एरिया के बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे। तो ये ही था हमारा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना इंटरव्यू दीजिए। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ही दें। बाकी ये प्रपोज़ल की 2 से 3 कॉपी आप लेके जाएं, तो जैसे ही एंटर करें 2-3 कॉपी आप प्रोफेसर्स के वो हैंड ओवर कर दें, एक अपने पास भी रख सकते हैं। और अपने रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मैथोडोलॉजी और लिटरेचर रिव्यू, इन 4 चीज़ों को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करके जाएं। इनसे जो भी सवाल आए आप रुकें नहीं, हिचकें नहीं, आप फ्लो में बोलें, ठीक है, रुकना नहीं है वहाँ पे। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही ऑनेस्टली मैंने अपना बताया है, कोई ऐसा नहीं बताया कि मेरा बहुत अच्छा गया था फिर भी मेरा नहीं हुआ, या बहुत बायसनेस होती है या ऐसा है। वो अलग फैक्टर है कि बहुत सारे लोग जुगाड़ वाली जो बात करते हैं कि अपना
कुछ भी आपका कनेक्शन है तो आपका हो जाता है। थोड़ा बहुत देखिए, बहुत सारे जैसे अगर 10 सीट हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 पे ही कनेक्शन वालों का हो रहा है। 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। 6 सीट आपकी हैं जिन पे फेयर सिलेक्शन होगा 10 में से, तो उनके लिए आप प्रिपेयर करिए। सब रूमर्स में ना पड़िए। 10 भी सीट है, 10 में से भी अगर 6 पे फेयर सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन की। तो उस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से आप अपना इंटरव्यू दीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल एड्रेस दैट। ओके, बाय।